तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2026 के लिए क्विज को लेकर, और ये भारतीय इतिहास से संबंधित है। देखिए, जो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है कि भारत में 18वीं शताब्दी के यूरोपीय शक्ति संघर्ष के संदर्भ में चिनसुरा की लड़ाई 1759 और वांडीवास की लड़ाई 1760 का संयुक्त रणनीतिक महत्व क्या था। पहला विकल्प है कि उन्होंने भारत में व्यापारिक क्षेत्रों को विभाजित करने के लिए ब्रिटिश, फ्रांसीसी और डच के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता कराया। विकल्प बी है कि उन्होंने अन्य सभी भारतीय क्षेत्रीय शक्तियों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य सर्वोच्चता स्थापित की। विकल्प सी है कि उन्होंने भारत में अंग्रेजों के महत्वपूर्ण सैन्य और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के रूप में क्रमशः डच और फ्रांसीसी को निर्णायक रूप से समाप्त कर दिया। और डी विकल्प है कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में ब्रिटिश क्राउन द्वारा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की शुरुआत की। बताना है कि इसका कौन सा सही विकल्प है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि इस लड़ाई ने भारत में अंग्रेजों के महत्वपूर्ण सैन्य और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के रूप में क्रमशः डच और फ्रांसीसी को निर्णायक रूप से समाप्त कर दिया। तो जो चिनसुरा की लड़ाई हुई थी 1759 में, जिसे बेदरा का युद्ध भी कहा जाता है, यह नवंबर 1759 में बंगाल में अंग्रेजों और डचों के बीच लड़ा गया था। जो बंगाल का असंतुष्ट नवाब मीर जाफर था, इसने ब्रिटिश प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए आमंत्रित किए गए डचों को कर्नल फ्रांसिस फोर्ड के नेतृत्व वाली सेनाओं ने निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। इस जीत ने भारत में डच सैन्य महत्वाकांक्षाओं को प्रभावी ढंग से कुचल दिया और उन्हें उनके व्यापारिक ठिकानों तक सीमित कर दिया, जिससे वे एक राजनीतिक खतरे के रूप में बेअसर हो गए। जबकि जनवरी 1760 में कर्नाटक में लड़ा गया वांडीवास का युद्ध जो है, यह सर आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजों और कामटे डी लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसियों के बीच तीसरे कर्नाटक युद्ध का निर्णायक युद्ध था। इस व्यापक ब्रिटिश विजय ने दक्षिण भारत में जो फ्रांसीसी सैन्य शक्ति थी उसको छिन्न भिन्न कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप 1761 में उनकी राजधानी जो पांडिचेरी थी उसका पतन हो गया। और इस युद्ध ने भारतीय साम्राज्य के फ्रांसीसी स्वरूप को या स्वप्न को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया। तो ये जो दोनों लड़ाई हुई, इन दोनों लड़ाइयों ने ब्रिटेन के दो मुख्य यूरोपीय प्रतिद्वंदी, जिनमें डच और फ्रांसीसी शामिल थे, इनको भारत के राजनीतिक और सैन्य परिदृश्य से हटा दिया, जिससे यूरोपीय शक्तियों के बीच निर्विवाद रूप से ब्रिटिश वर्चस्व का मार्ग जो है प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है दूसरा प्रश्न कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अपने प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज की मांग करना था। दूसरा विकल्प है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता बम्बई में A.O. ह्यूम ने की थी। बताना है इनमें से कौन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक नहीं दो। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि इनमें से दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि जो प्रारंभिक काल था 1885 से लेकर 1905 तक, जिसे कि उदारवादी काल कहा जाता है, तो इस समय जो है जो प्रारंभिक उद्देश्य था पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना नहीं था, बल्कि प्रारंभ में जो राष्ट्रवादी थे, इन्होंने संवैधानिक सुधारों के माध्यम से शासन में भारतीयों के हिस्सेदारी की क्रमिक वृद्धि की मांग की थी। और इनकी प्रमुख मांगों में शामिल थी विधान परिषदों का विस्तार, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना और धन के निष्कासन को रोकने के लिए आर्थिक सुधार जैसे कार्य शामिल थे। और पूर्ण स्वराज की मांग की अगर हम बात करें तो औपचारिक रूप से बहुत ही बाद में 1929 के लाहौर अधिवेशन में अपनाया गया था। तो पहला कथन जो है गलत है। कथन दूसरा भी गलत है, क्योंकि जो A.O. ह्यूम थे, ये जो पहला अधिवेशन हुआ था उसके संयोजक थे। और जो पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, वहाँ जो अधिवेशन हो रहा था उसकी अध्यक्षता जो है W.C. बनर्जी कर रहे थे। तो इसलिए दोनों कथन गलत है, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 3 है कि बंगाल विभाजन 1905
और उसके बाद के स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वायसराय कर्जन द्वारा विभाजन के लिए दिया गया आधिकारिक कारण बंगाली लोगों को धार्मिक आधार पर विभाजित करना था ताकि राष्ट्रवादी आंदोलन को कमज़ोर किया जा सके। दूसरा कथन है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान अपनाए गए तरीके ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने तक सीमित थे। तीसरा, इस आंदोलन में ब्रिटिश प्रणाली के विकल्प के रूप में बंगाल नेशनल कॉलेज जैसे राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना की बात कही गई। चौथा कथन है कि स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः बंगाल के शहरी अभिजात वर्ग तक ही सीमित था और किसानों की व्यापक भागीदारी हासिल करने में असफल रहा। बताना है कि इनमें से कितने सही हैं, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर सभी चार। तो पहला कथन जो है कि वायसराय कर्जन द्वारा विभाजन के लिए दिया गया आधिकारिक कारण बंगाली लोगों को धार्मिक आधार पर विभाजित करना था ताकि राष्ट्रवादी आंदोलन को कमज़ोर किया जा सके, यह गलत है, क्योंकि जो उसका आधिकारिक कारण दिया गया था वो प्रशासनिक सुविधा था। उसका तर्क ये था कि जो यह प्रांत इतना बड़ा है कि उस पर कुशलतापूर्वक शासन नहीं किया जा सकता। हालांकि जो वास्तविक और अघोषित उद्देश्य था वह राजनीतिक था, साथ ही साथ जो राष्ट्रवाद का जो उफान बढ़ रहा था उसको रोकना था, जिसका प्रमुख बिंदु जो था वह बंगाल ही था। इसलिए और जो पूर्वी बंगाल है और असम के रूप में एक नया मुस्लिम बहुल प्रांत बनाकर जनसंख्या को वाकई में सांप्रदायिक आधार पर विभाजित किया गया था। तो राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे फूट डालो और राज करो की नीति माना और इसे उजागर भी किया। तो जो पहला कथन है ये गलत है, क्योंकि जो इसने जो आधिकारिक कारण बताया था वो प्रशासनिक सुविधा बताया था, तो पहला गलत है। और दूसरा विकल्प है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान अपनाए गए तरीके ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने तक सीमित थे, तो ये भी गलत है। हालांकि जो ब्रिटिश वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करना और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना इस आंदोलन के केंद्रीय स्तंभ तो थे, लेकिन इसके तरीके जो थे कहीं अधिक विविध और नवीन थे। इनमें बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों और सरकारी पदों का बहिष्कार किया गया। जन आंदोलन के लिए स्वयंसेवी दल या समितियों का गठन किया गया। साथ ही साथ जो राष्ट्रवादी संदेश है इसे फैलाने के लिए पारंपरिक त्योहारों एवं लोक कलाओं का उपयोग किया गया और आत्मशक्ति या आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया गया था। इसलिए कथन 2 जो है गलत है। अब तीसरा है कि इस आंदोलन में ब्रिटिश प्रणाली के विकल्प के रूप में बंगाल नेशनल कॉलेज जैसे राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना की बात कही गई, यह सत्य है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन की आत्मनिर्भरता पर जोर का एक प्रमुख घटक राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना था। ब्रिटिश नियंत्रित शिक्षा प्रणाली, जिसे औपनिवेशिक विचारधारा के एक उपकरण के रूप में देखा जाता था, का विकल्प प्रदान करने के लिए राष्ट्रवादी नेताओं ने बंगाल भर में कई राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज स्थापित किए। 1906 में कलकत्ता में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई, जिसके पहले प्राचार्य थे वो अरविंदो घोष थे, जो एक स्वदेशी शिक्षा प्रणाली बनाने के इस प्रयास का एक प्रमुख उदाहरण है। इसलिए जो कथन 3 है ये सही है। अब चौथा कथन देखें और कथन 4 की बात करें। कथन 4 है कि स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः बंगाल के शहरी अभिजात वर्ग तक ही सीमित था और किसानों की व्यापक भागीदारी हासिल करने में असफल रहा। ये गलत है, क्योंकि हुआ ये था कि जो ये सत्य है कि इस आंदोलन का नेतृत्व जो है शहरी मध्यम वर्ग ने ही किया था, लेकिन उन्हीं तक सीमित नहीं था। इसमें जो छात्र थे, महिलाएं थी और यहाँ तक कि जो जमींदार थे उनके कुछ वर्गों की भी महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई थी। हालांकि यह कई क्षेत्रों में किसानों तक भी फैला, जिससे ये आंदोलन हुआ यह आधुनिक राष्ट्रवादी युग का पहला बड़ा जन आंदोलन बन गया था। तो इसलिए जो चौथा कथन है वो गलत है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि केवल एक कथन सही है, वो नंबर 3 है। ठीक है, अब देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न है कि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इस अधिनियम ने पहली बार प्रांतीय विधान परिषदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धांत प्रस्तुत किया। दूसरा, इसमें वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। तीसरा कथन है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की प्रणाली शुरू की गई, जिसमें केवल मुस्लिम उम्मीदवार ही आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते थे। अब बताना है कि इनमें से कितने सही हैं, केवल एक, केवल 2, तीनों या फिर कोई नहीं। तो पहला कथन देखें कि इस अधिनियम ने पहली बार प्रांतीय विधान परिषदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धांत प्रस्तुत किया, यह गलत है,
क्योंकि मार्ले मिंटो सुधारों में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत नहीं की गई थी, क्योंकि चुनाव प्रणाली जो थी वो जटिल और अप्रत्यक्ष थी। विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता था, जिसका चुनाव स्थानीय निकायों, व्यापार संघों, विश्वविद्यालयों और बड़े भूस्वामियों के द्वारा किया जाता था। और जो मताधिकार था वो अत्यंत सीमित था और संपत्ति, आय और शैक्षणिक योग्यता पर आधारित है, यानी कि जो मताधिकार का शक्ति था वो बहुत ही ज़्यादा सीमित था। और जो प्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धांत है यह बाद में भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा लागू किया गया था। तो पहला कथन जो है गलत है। दूसरा, किसमें वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, ये कथन सत्य है। मतलब यह पहली बार हुआ था कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, और ऐसे व्यक्ति सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जो इस कार्यकारी परिषद के विधि सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, तो दूसरा कथन जो है सत्य है। और तीसरा जो है ये गलत है, क्योंकि इस समय पृथक निर्वाचन क्षेत्र की प्रणाली जो शुरू की गई, मतलब ये गलत है, क्योंकि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का अर्थ ये था कि केवल मुस्लिम मतदाता ही अपने लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट दे सकते थे, और यह व्यवस्था मुसलमानों के लिए सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से एक विशिष्ट राजनीतिक पहचान बनाने के लिए की गई थी। तो तीसरा कथन भी गलत है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल एक, यानी कि कथन 2 जो है वही सत्य है। और अगला 5वां नंबर प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला अभिकथन है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण लगभग 1907 से 1917 तक बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्यों की विशेषता थी, जैसे कि संगठित जनलामबंदी के बजाय अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या। और इसका कारण है कि ब्रिटिश सरकार से ठोस राजनीतिक रियायतें प्राप्त करने में उदारवादी नेतृत्व वाले स्वदेशी आंदोलन की कथित विफलता ने राष्ट्रवादी युवाओं के एक वर्ग में गहरी निराशा और मोहभंग की भावना पैदा कर दी। अब बताना कि इनमें से कौन सा सही है। पहला है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, और कथन 2 जो है कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। और बी विकल्प है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, और कथन 2 जो है कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। विकल्प सी है कि कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। विकल्प डी है कि कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो यहाँ पे विकल्प ए सही हो जाएगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, और कथन 2 जो है कथन 1 को सही रूप से स्पष्ट करता है। क्योंकि जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का जो पहला चरण था यह लगभग 1907 से 17 तक चला, जो कि बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्यों की विशेषता थी। और खासकर स्वदेशी आंदोलन के बाद क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के पहले चरण ने गति पकड़ी। बंगाल में इसी समय अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे समूहों का यह मानना था कि जो अत्याचारी ब्रिटिश अधिकारी हैं उनकी हत्या की जाए। साथ ही साथ धन जुटाने के लिए स्वदेशी डकैतियाँ डालना और बड़े बड़े बलिदान देना शासकों के दिलों में आतंक पैदा करेगा और जनता को उठ खड़े होने के लिए प्रेरित करेगा। इसी संदर्भ में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और मदन लाल ढींगरा के कार्यों से उदाहरण सहित इस दृष्टिकोण ने एक व्यापक जन आंदोलन के निर्माण के बजाय व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि उनका मानना था कि देश अभी इसके लिए तैयार नहीं था। और जो कारण है ये भी सही है, क्योंकि जो उदारवादी नेतृत्व था उनके स्वदेशी आंदोलन की कथित विफलता ने जो राष्ट्रवादी युवाओं थे उनके एक वर्ग में गहरी निराशा फैल गई। इसके लिए जो कारण है ये अभिकथन का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा। बस इतना ही। नमस्कार।